जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? आपकी कोई भी केवाईसी है तो वो कैसे प्रोसेस होती है? आप अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो आगे कैसे प्रोसेस होती है? अगर कभी ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट चाहिए या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए तो वो आपका ब्रोकर आपको कैसे भेजता है? क्या वो म्यूचुअल फंड कंपनी से आती है? नहीं, ये सारी चीज़ें हैंडल करता है इंडिया में आरटीए यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। कैम्स ऐसा ही एक आरटीए है। कैम्स के बारे में आज हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि कैम्स ने अपना आईपीओ हाल ही में अनाउंस किया है, जो कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में लॉन्च होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे कि उसका लॉट साइज़ कितना है, बिड प्राइस कितना है, मिनिमम मैक्सिमम क्या है। वो सारी चीज़ें आपको नेट पे आराम से मिल जाएगी। आज हम वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड यूज़फुल है आईपीओ में पैसा लगाने के लिए। आईपीओ हम जब भी कभी डिस्कस करेंगे, हम उनको 4 चीज़ों के ऊपर रैंकिंग देंगे। पहला, उसका प्रमोटर एंड मैनेजमेंट कैसा है। दूसरा, उसका बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल क्या है। तीसरा, उसके फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं भी या नहीं। और चौथा, उसका मार्केट शेयर और बैरियर टू एंट्री क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। कंपनी का सिर्फ एक मेन प्रमोटर है जो कि है ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। बाकी जो भी उनके शेयर होल्डर्स हैं वो माइनर शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर नहीं है। और वो भी कोई छोटी मोटी कंपनीज़ नहीं है, वो अच्छी खासी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स, एचडीएफसी बैंक एट्सेट्रा। पूरे प्रोस्पेक्टस में हमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसकी वजह से हमें प्रमोटर या मैनेजमेंट के ऊपर कोई डाउट हो। उसके अलावा जो भी आईपीओ आ रहा है वो पूरा 100% ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जितना भी पैसा आईपीओ से उठेगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो सारा का सारा एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। कैम्स आखिर पैसे कमाता कैसे है और क्या है उसका बिजनेस मॉडल? मार्केट में जितनी भी मेजर म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर सर्विसेज लेती हैं कैम्स से। इससे होता क्या है कि कंपनी के पास जो मेन काम रह जाता है, जो मेन फोकस होता है, वो सिर्फ सेल्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रह जाता है। बैकएंड का सारा काम कैम्प संभालता है और इस काम को करने के लिए कैम्प्स उन लोगों से उनके एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट AAUM के ऊपर एक परसेंटेज फ़ीस चार्ज करता है। अब ये जो फीस है ये ज़्यादा होती है आपके इक्विटी पोर्शन पर और थोड़ी सी कम होती है डेट पोर्शन पर। मार्केट का अगर हम ट्रेंड देखें तो इक्विटी पोर्शन बढ़ता जा रहा है और डेट पोर्शन कम होता जा रहा है, मतलब कि कंपनी का रेवेन्यू और इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा कैम्स पैसे कमाता है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। वो बैंक्स और NBFCs को भी सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनके जो भी KYCs हैं उनको प्रोसेस करता है। सिमिलर सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को, जिनसे वो अपनी फ़ीस केस टू केस बेसिस पर चार्ज करते हैं। प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छी स्पीड से इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही साथ जो उनके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। जितने भी उनके शेयर होल्डर या प्रमोटर थे उनको अच्छा खासा डिविडेंड बांटा गया है। बट सेम टाइम पे हम ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हैं वो ईयर ऑन ईयर रिड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग आता है कि अगर आपके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, आपके प्रॉफिट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, आप फिर भी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ज़्यादा क्यों है। ये देखने वाली बात है कि क्या ये एक IPO ड्रिवन स्ट्रैटेजी थी या नहीं, ये टाइम ही बताएगा। उसके अलावा हम देखें तो कैम्स का जो भी मेजर रेवेन्यू आता है वो 87% म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू आता है। अगर कल को कोई भी उनका क्लाइंट शिफ्ट करता है या ट्रांजिशन करता है तो कैम्स को रेवेन्यू का मेजर लॉस हो सकता है। कंपनी के फ्री कैश फ्लोज ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुए हैं। कंपनी के ऊपर कोई भी मेजर डेट नहीं है, वर्चुअली कैम्स एक डेट फ्री कंपनी है। मार्केट में मेजर 4 RTAs हैं जिसमें से कैम्स मेजर प्लेयर है। कैम्स का एक और कॉम्पिटिटर है कार्वी। उसके अलावा बाकी जो भी RTAs हैं उसके कंपटीशन में कहीं भी स्टैंड नहीं करते। नाउ इस सेगमेंट में लिस्टेड कंपनी कोई भी नहीं है तो उसका कैम्स का कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर सकते। कैम्स का मार्केट शेयर 70% है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो टॉप की 5 AMCs हैं उसमें से 4 कैम्स के क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा इस सेगमेंट में बैरियर टू एंट्री बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। तो यहाँ पे जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत हैवी होगा, तो कोई भी छोटा मोटा प्लेयर आराम से एंट्री नहीं ले पाएगा। अगर कोई प्लेयर कैपिटल इंटेंसिव है और वो इसमें एंट्री ले भी लेता है तो जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, वो किसी भी न्यू प्लेयर पर ट्रस्ट आसानी से नहीं करेंगे।
Now, what is my outlook on this IPO? Be it a short-term perspective or a long-term perspective. अगर मैं देखूँ तो एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 16% कंपाउंड इंटरेस्ट से इंक्रीज़ हुए हैं। कंपनी के रेवेन्यू भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ हुए हैं। बट कहीं ना कहीं सेबी हमारे को ये इंडिकेशन देता आया है कि वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रेगुलर के बजाय डायरेक्ट इन्वेस्टिंग पर फोकस कर रहा है। हाल ही में सेबी ने टोटल एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड्स के वो कम किए थे। अब उसके कम करने की वजह से कैम्स के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो या फिर रेगुलर इन्वेस्टिंग हो, दोनों में कैम्स को सेम इनकम मिलती है। जो डिफरेंस आता है वो एडवाइज़र के कमीशन पर आता है। बट अगर हम बात करें रेगुलर की, तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी सारा बर्डन अपने एडवाइज़र्स के ऊपर पास ऑन नहीं करते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो एडवाइज़र्स एकदम से कम हो जाएंगे और वो मार्केट भी गिर जाएगी। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका बर्डन वो कैम्स के ऊपर भी आया है, जिसकी वजह से उनके रेवेन्यू कहीं ना कहीं थोड़े से कम हुए हैं और प्रॉफिट्स कम हुए हैं। तो आगे भी हमको ये चीज़ माइंड में लेके चलनी पड़ेगी कि क्या वो बर्डन कैम्स के ऊपर ज़्यादा आएगा या नहीं। उसके अलावा अगर आप इस IPO में डिविडेंड के लिए इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो वो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा, बिकॉज़ कंपनी माना कि वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड अभी डिस्ट्रीब्यूट करती आई है, बट कंपनी में कहीं भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में उसको सस्टेन कर पाएगी या नहीं। तो डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना होगा। आजकल के अगर हम ट्रेंड को देखें तो टेक ड्रिवन कंपनीज़ के IPO लिस्टिंग्स में बहुत अच्छे गेंस हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो कैम्स में अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेंस की वजह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है। बाकी टाइम बताएगा कि क्या उसमें आपको लिस्टिंग गेंस हो पाएंगे या नहीं। अब बात कर लेते हैं कि रैंकिंग बेसिस पर कैम्स हमारे जजमेंट में कहाँ पर स्टैंड करता है। प्रमोटर एंड मैनेजमेंट में हम कैम्स को देंगे 4 आउट ऑफ 5। उसका बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल को हम देंगे 3 on 5। फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स को हम देंगे 3 on 5 अगेन। एंड मार्केट शेयर एंड बैरियर टू एंट्री पर हम देंगे कंपनी को 5 on 5। सो दैट इज़ ऑल द एनालिसिस ऑन कैम्स राइट नाउ, एंड दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन यू वुड एक्चुअली नीड to decide whether you want to invest in the IPO or not.